प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। लेक्चर नंबर 33। ये स्टूडेंट्स, हमें ये बात समझना अति आवश्यक है कि प्लेटो के जो गुरु हैं वो कौन है बेटा? सुकरात। तो डेफिनेटली सुकरात के जो सिद्धांत हैं, सुकरात के जो विचार हैं, सुकरात जो कि एथेंस के जन्मजात नागरिक थे, तो एथेंस का ही जन्मजात नागरिक प्लेटो है और प्लेटो के गुरु सुकरात है। तो सुकरात के विचारों और सिद्धांतों का प्रभाव प्लेटो पर कितना पड़ा है, इसको जानना भी अति आवश्यक है। जब तक आप प्लेटो से पूर्व का जो चिंतन है उसको नहीं समझेंगे, तब तक प्लेटो के विचारों को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि प्लेटो से पहले का जो चिंतन है वो आप अच्छे से समझ जाएं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसका क्या नाम होगा बेटा? नोट करेंगे, प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। क्या? प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव, मतलब प्लेटो के गुरु सुकरात का या सुकरात के विचारों का या सुकरात के सिद्धांतों का प्लेटो पर कितना प्रभाव पड़ा है। वैसे यदि देखा जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, विचारक हो, दार्शनिक हो, चिंतक हो बेटा, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। इसी के साथ में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ में उस युग विशेष के अंतर्गत कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो डेफिनेटली कोई भी विचारक हो किसी न किस रूप में परिस्थितियों से प्रभावित होता ही होता है। तो प्लेटो भी इस बात से अछूता नहीं है। प्लेटो के ऊपर भी उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। कैसे, समझें। देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो हमें ये बात नोट करनी है क्या कि वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो केवल काल्पनिक मस्तिष्क ही नहीं थे। जैसा कि प्लेटो को एक काल्पनिक विचारक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। प्लेटो केवल एक काल्पनिक मस्तिष्क ही नहीं, बल्कि प्लेटो देश, काल, परिस्थितियों, पूर्व यूनान के दार्शनिक विचारों, क्या? पूर्व यूनान के दार्शनिक विचारों से प्रभावित हुआ है। मतलब जो प्लेटो है वह केवल एक काल्पनिक मस्तिष्क मात्र नहीं है, प्लेटो केवल एक काल्पनिक विचारक मात्र नहीं है, बल्कि प्लेटो के विचारों के ऊपर देश, काल, परिस्थिति, पूर्व यूनान के जो दार्शनिक सिद्धांत विचार हैं उनका भी प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में जो प्लेटो है, वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो के ऊपर ही सर्वप्रथम, अब ये नोट करना है आपको, प्लेटो जो कि बेटा राजनीति दर्शन के जनक कहलाते हैं, राजनीति सिद्धांत के जनक कहलाते हैं। कौन? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात हैं। और राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेटो की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो रिपब्लिक है। अरस्तु की जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है सबसे महत्वपूर्ण वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो सिद्धांत दिए गए उसके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। रिपब्लिक में जो सिद्धांत दिए गए हैं इनके आधार पर प्लेटो को राजनीति दर्शन का, राजनीति सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो प्लेटो सर्वप्रथम ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों के ऊपर एथेंस की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। अब लिखेंगे आप, प्लेटो सर्वप्रथम ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों पर एथेंस की, चूँकि सुकरात भी एथेंस के जन्मजात नागरिक थे और प्लेटो भी, एथेंस की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा। एथेंस की सामाजिक व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा कि एथेंस का जो सोशल सिस्टम था, सामाजिक व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इसलिए प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया, उस साम्यवाद के सिद्धांत के द्वारा इन्होंने स्पष्ट कह दिया, क्या कह दिया कि महिला और पुरुष में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जैसे घर की रखवाली के लिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं करते हैं भाई, डॉग और बिच, मतलब जो कुत्ता होता है और जो बिच होती है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, तो घर की रखवाली के लिए हम
दोनों को रख सकते हैं और घर की रखवाली दोनों अच्छे से कर सकती हैं। ऐसे ही प्लेटो ने कहा है कि भी देश की रक्षा भी महिला और पुरुष दोनों आसानी से कर सकते हैं, इनमें किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, दोनों ही वास्तविक रूप में क्षमता और योग्यता की दृष्टि से समान होते हैं। ये बात जो है प्लेटो ने कही है। तो महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति या महिलाओं और पुरुष की समान स्थिति की तरफ प्लेटो ने संकेत किया है। इसके बाद में प्लेटो जो है उस समय की आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं, और उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी वास्तव में बड़ी दयनीय थी, इसलिए इन्होंने श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया। अर्थात इन्होंने वास्तविक रूप में श्रम का बंटवारा किया और कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया। कैसे? जैसे इन्होंने कहा कि भी समाज में 3 वर्ग होते हैं, 3 वर्गों का निर्माण मानव की आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर होते हैं। प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक के आधार पर दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है, साहस के आधार पर सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, और तृष्णा क्षुधा भूख के आधार पर उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। अब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे। दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग जो है शासन और रक्षा संबंधित कार्य करेगा, और उत्पादक वर्ग जो है उत्पादन संबंधित कार्य करेगा, और जीवन पर्यंत अपना अपना काम करेंगे। इसलिए जीवन पर्यंत एक व्यक्ति एक ही काम करता है तो उसमें उसको जो है विशिष्टता प्राप्त होती है। तो इसलिए आर्थिक व्यवस्था के आधार पर प्लेटो प्रभावित होते हैं, और इन्होंने श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया। क्या? श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया है, जिसकी चर्चा हम खुलकर के आगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। इसी के साथ में प्लेटो उस समय की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रहार किया, क्योंकि प्लेटो के समय में लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत, लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार व्याप्त था, अज्ञानी लोगों का शासन था। इसलिए प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया अपनी रचना रिपब्लिक में कि इस दुनिया में यदि सबसे घटिया कोई शासन प्रणाली तो है लोकतंत्र है। मतलब प्लेटो ने लोकतंत्र को सबसे घटिया, सबसे निकृष्ट, सबसे बेकार शासन प्रणाली बताया है। तो आप नोट करेंगे, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली पर इन्होंने प्रहार किया, इसकी निंदा की, और लोकतंत्र को सबसे घटिया शासन प्रणाली बताया। किसने? प्लेटो ने। जबकि आज कहा जाता है कि लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, मतलब आज लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है, जबकि प्लेटो ने सबसे घटिया शासन प्रणाली बताया था। प्लेटो एक महान दार्शनिक थे, और आज हम कितने दार्शनिक हैं ये तो आप सबको मालूम है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान है बर्नेट कहते हैं कि प्लेटो का अपना कोई निजी सिद्धांत नहीं, बल्कि सभी सिद्धांत सुकरात से लिए। मतलब बर्नेट ये कहते हैं कि प्लेटो ने अपना कोई सिद्धांत नहीं दिया है, प्लेटो का अपना कोई निजी सिद्धांत नहीं है, बल्कि प्लेटो ने जो भी सिद्धांत दिए वो सब सुकरात से लिए। कौन कह रहा है ये बात? ये बर्नेट महोदय कह रहे हैं। इसके साथ में स्वयं यहाँ कह रहे हैं सुकरात कि ईश्वर का धन्यवाद है ईश्वर का धन्यवाद है। ये बात प्लेटो ने कही थी, सुकरात ने कही थी। लेकिन यहाँ पर जो मूल बात आ रही, चूँकि हम प्लेटो के प्रभाव की बात कर रहे हैं, प्लेटो के ऊपर जो सुकरात कितना प्रभाव पड़ा, तो प्लेटो कह रहे हैं कि ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं एथेंस में पैदा हुआ, और ईश्वर का ये भी धन्यवाद है कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ, दास पैदा नहीं हुआ, और ईश्वर का ये भी धन्यवाद है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। कौन कह रहे हैं बात? प्लेटो कह रहे हैं। सुकरात ने भी इसकी प्रशंसा की थी कि मैं जो है एथेंस में पैदा हुआ, लेकिन ये जो बात मूलतः कही है ये प्लेटो ने कही है कि ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं यूनान में पैदा हुआ, ईश्वर का धन्यवाद मैं एथेंस में पैदा हुआ, ईश्वर का धन्यवाद है मैं स्वतंत्र पैदा हुआ, दास नहीं पैदा हुआ, और ईश्वर का धन्यवाद, सबसे ज़्यादा धन्यवाद है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। इसका मतलब सुकरात के विचारों का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। सुकरात और प्लेटो के विचार नीर छीर की भांति एक दूसरे से मिले हुए हैं। मतलब सुकरात के काफ़ी विचारों का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा है, और वैसे भी प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है, तो डेफिनेटली गुरु के विचारों का प्रभाव तो पड़ता ही है शिष्य के ऊपर। मुख्यतः हम 3 सिद्धांतों के आधार पर समझेंगे कि प्लेटो के ऊपर सुकरात का कितना प्रभाव पड़ा। नंबर 1, सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात ने ही सबसे पहले सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है ये सिद्धांत दिया था। क्या? सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है। नॉलेज इज वर्चू, वर्चू इज नॉलेज, नॉलेज इज वर्चू, वर्चू इज नॉलेज। अब ये बात सबसे पहले जो है सुकरात ने कही, और सुकरात ने ये बात की थी, इस बात को प्लेटो ने भी स्वीकार किया, और प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया, क्या कर दिया कि वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति के पास यदि ज्ञान है
तो ज्ञान जो है उसको आचरण में उतारा जाता है, आचरण में यदि उतारा जाता है तो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी। इसलिए ज्ञान से जो है उसको आचरण में उतारा जाना चाहिए, और वास्तव में सद्गुण ही ज्ञान है। इसका मूल जो अर्थ बताया है प्लेटो ने, ये बताया है कि वास्तव में जो ज्ञान होता है वो एक वस्तुपरक जो सत्य होता है वो ही मुख्य ज्ञान होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि भी ज्ञान को जब तक आचरण में नहीं उतारा जाएगा तब तक वो सच्चा ज्ञान नहीं है। अतः सुकरात की बात को स्वीकार करते प्लेटो कह रहे हैं कि भी सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान को आप आचरण में उतारें या आचरण में जो अच्छे सिद्धांतों का आप उतार रहे हैं उसको आप सिद्धांतों का रूप दें, और सिद्धांतों का रूप दे करके उसके आधार पर आप अपना आचरण चलाएं। दूसरा है सद्गुण के स्वरूप के संबंध में, नोट करें, सद्गुण के स्वरूप के संबंध में विचार। बेटा सद्गुण के स्वरूप के संबंध में भी देखा जाए तो डेफिनेटली प्लेटो के ऊपर जो है सुकरात के विचारों का प्रभाव पड़ा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक चाकू होता है तो चाकू का अपना एक सद्गुण होता है, और सद्गुण क्या होता है कि चाकू किसी वस्तु को कितनी अच्छी तरह से काटता है। अगर मान लीजिएगा चाकू की धार भूटी है और सब्जी हम काट रहे हैं, सब्जी नहीं कट रही है, तो वास्तव में फिर उस चाकू में वो सद्गुण नहीं है, क्योंकि चाकू का सद्गुण है सब्जी को काटना, उसकी पैनी धार होना। अगर चाकू में ये धार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस चाकू में सद्गुण नहीं है। इसी आधार पर हम ये कहेंगे कि प्रत्येक बात के ऊपर इस बात को लागू किया जा सकता है, भले ही फिर वह कोई व्यक्ति हो या जो है शासन हो या वस्तु हो, सब के ऊपर ये बात लागू होगी। तीसरा है शासन एक कला है। सुकरात ने भी बात सबसे पहले कह दी थी कि शासन एक कला है। मतलब सुकरात ने कहा कि भी शासन एक कला है, और जब शासन एक कला है तो इस कला की जानकारी सभी को नहीं होती है, केवल कुछ विशिष्ट लोगों को ही, कुछ कुशल लोगों को ही शासन की जानकारी या कला होती है। इसलिए कुछ लोगों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए, बात सुकरात ने कही, और इसी बात को प्लेटो ने स्वीकार किया। और प्लेटो ने भी कह दिया कि शासन एक कला है, और शासन एक कला है इसकी उपमा इन्होंने शासक की उपमा डॉक्टर से दिए। ये कह रहे हैं, प्लेटो कह रहे हैं कि जैसे एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपने मरीज का, अपने पेशेंट का इलाज करने के लिए कड़ी दवाई देता है, कड़ी दवाई देना ज़रूरी भी है। तो ठीक इसी प्रकार से शासक को भी जब जनता बीमार हो जाती है, मतलब जो शासित होते हैं, बीमार होने का मतलब ये है कि जब वहाँ पर जो है अव्यवस्था फैल जाती है, तो ऐसी स्थिति में कड़वी दवा का प्रयोग शासक के द्वारा भी किया जाना चाहिए। कड़ी दवा का मतलब ये है कि यहाँ पर वह दंड का प्रयोग कर सकता है, कठोर कानूनों को भी बना सकता है। तो इस आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि शासन एक कला है, और जब शासन एक कला है तो शासन करने की कला की जानकारी सबको नहीं होती, केवल कुछ लोगों को होती। इसलिए प्लेटो ने कह दिया कि वास्तविक रूप में ज्ञान की संप्रभुता होनी चाहिए, ज्ञान का शासन होना चाहिए। और ज्ञान के शासन की बात प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में स्पष्ट रूप में कही है। प्लेटो ने साफ कह दिया कि जब तक एक राजा को दार्शनिक ना बना दिया जाए या दार्शनिक को राजा ना बना दिया जाए तब तक नगर राज्यों में बुराइयां दूर नहीं हो सकती। मतलब या तो आप एक ज्ञानी व्यक्ति को शासन सौंप दो, या जिसको शासन सौंप रहे हैं उसको ज्ञानी बना दो। मूल बात यह है कि ज्ञान का शासन होना चाहिए, विवेक का शासन होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का शासन होना चाहिए, ज्ञानी लोगों का शासन होना चाहिए, कुशल लोगों का शासन होना चाहिए, मूर्ख लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। और प्लेटो के समय में लोकतंत्र में मूर्ख लोगों का शासन था, इसलिए प्लेटो ने लोकतंत्र को सबसे घटिया शासन प्रणाली बताया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, वास्तव में देखा जाए तो सुकरात के दर्शन के कुछ आधार बिंदु हैं। सुकरात के दर्शन के कुछ आधार बिंदु हैं, जैसे सद्गुणी ज्ञान है, अच्छाई का अर्थ विवेक है, शासन एक कला है, लोकतंत्र में अज्ञानियों का शासन होता है, लोकतंत्र में अज्ञानियों का शासन होता है, सभी राजनीतिज्ञों में शासन की क्षमता नहीं होती है, और ज्ञान ही शासन है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानी लोगों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए, ज्ञानी लोगों के द्वारा शासन किया जाना चाहिए। अब ये जो आधार बिंदु हैं सुकरात के, तो वास्तव में इन सब का प्रभाव किसी न किसी रूप में प्लेटो के ऊपर भी पड़ा है। फिर मैंने आगे लिखा है, ये दो भागों में विभाजित कर दिया है इसको, 1 2 1 2। क्या कि जैसे शासन एक कला है, द्वंद्वात्मक पद्धति, ये वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण की है। अब यहाँ पर यंत्र आपको समझना है, शासन एक कला
और द्वंद्वात्मक पद्धति जो ली है प्लेटो ने सुकरात से ली है। ये आपको डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये अंतर नहीं समझेंगे तब तक इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात, तीन वर्ग का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत, ये जो है प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण नहीं किए हैं, सुकरात से ग्रहण नहीं किए हैं, बल्कि इन्होंने स्वयं अपने विचारों के आधार पर सिद्धांत दिए। तीन वर्ग का सिद्धांत का मतलब ये है कि प्लेटो ने कहा है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं। मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं, जैसे विवेक, साहस, तृष्णा। विवेक, साहस, तृष्णा। और समाज में जितने भी विवेकवान लोग होते हैं उसके आधार पर दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है। जितने भी साहसी लोग होते हैं उसके आधार पर सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। जितने भी समाज में तृष्णा, क्षुधा, भूख से संबंधित होते हैं उससे उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। मतलब प्लेटो कह रहे हैं कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। जैसे कि हमारे भारत के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता में भी जो है आत्मा के तीन गुणों की चर्चा की गई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ऐसे ही प्लेटो ने मानवीय आत्मा के तीन तत्व बताए, विवेक, साहस और तृष्णा। ये कहा जाता है कि प्लेटो भारत यात्रा पर गंगा के तट तक आया था, तो हो सकता है प्लेटो ने भारत के दर्शन का अध्ययन किया हो और भारतीय दर्शन का प्रभाव प्लेटो पर पड़ा हो, क्योंकि मानवीय आत्मा के तीन तत्व प्लेटो बता रहा है। और भारत में भी आत्मा की तीन गुणों की चर्चा की जाती है। प्रत्येक वस्तु के तीन गुण माने जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो विवेक, साहस, तृष्णा पे विवेक, साहस, तृष्णा के आधार पर तीन वर्ग बनते हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो तीन वर्ग का सिद्धांत स्वयं प्लेटो ने दिया। साम्यवाद का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग है, ये जो है विवाह नहीं करेंगे, संपत्ति नहीं रखेंगे। उत्पादक वर्ग विवाह भी करेगा, संपत्ति भी रखेगा। इसी को साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये स्वयं प्लेटो की देन है। इसी के साथ में जो शिक्षा का सिद्धांत है ये भी स्वयं प्लेटो ने ही अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है बेटा। इसके बाद में अंत में लिखेंगे 12 करके शब्दों में क्या लिखेंगे कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्लेटो के जो विचार हैं वो रिपब्लिक की जो शुरुआत होती है सुकरात की मान्यताओं से होती है, या प्लेटो के विचारों की जो शुरुआत होती है वो सुकरात की मान्यताओं से। तो आप लिखेंगे रिपब्लिक की शुरुआत सुकरात की मान्यताओं से होती है। रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, तो रिपब्लिक की शुरुआत सुकरात की मान्यताओं से होती है, परंतु रिपब्लिक का समापन या समाप्त प्लेटो के निष्कर्षों से होता है। मतलब प्लेटो की जो रचना रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक के विचारों की जो शुरुआत होती है वो तो सुकरात के विचारों से होती है, और रिपब्लिक के विचारों का या रिपब्लिक के सिद्धांतों का जो समापन होता है या रिपब्लिक का जो समापन होता है वह है प्लेटो के स्वयं के निष्कर्षों से होता है। मतलब सुकरात के विचारों से तो प्लेटो अपने विचारों की शुरुआत करता है, और अपने विचारों का जो समापन करता है प्लेटो वो स्वयं अपने विचारों से करता है। इसलिए आप लिखेंगे रिपब्लिक की शुरुआत सुकरात की मान्यताओं से होती है और समाप्त या समापन प्लेटो के निष्कर्षों से होता है। ये बात किसने कही है? बारकर ने कही है। तो इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के ऊपर सुकरात का कितना प्रभाव पड़ा है। इसमें मुख्य बात ये दो आएंगी कि शासनिक कला, द्वंद्वात्मक पद्धति, ये सुकरात से ग्रहण किया है प्लेटो ने, और तीन वर्ग का सिद्धांत, साम्यवाद सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, ये जो है स्वयं प्लेटो ने अपने विचार दिए। सुकरात का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस आधार पर ये सारी बातें आप अच्छे से समझ सकते हैं, और मुझे विश्वास है आप ये बात समझ गए होंगे कि भाई प्लेटो के ऊपर जो है सुकरात के विचारों का कितना प्रभाव पड़ा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है, और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों विचारों को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को अच्छे समझना चाहते हैं तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीन गुरु शिष्यों की परंपरा को समझना अति आवश्यक है। जब तक आप इन तीनों के विचारों को नहीं समझेंगे तब तक आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को, पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा को अच्छे से नहीं समझ सकते। मुझे विश्वास है आज की सब बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।